अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स फॉर्म के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, सेल टैक्स में टैक्स चोरी को रोकने, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के तरीकेकार को वाज़ेह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त एक जजमेंट आई है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, हुकूमत प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स चोरी को रोकने के लिए और प्रॉपर्टी सेक्टर की मॉनिटरिंग करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहती है। क्या उससे टैक्स चोरी रुक जाएगी, टैक्स फ्रॉड रुक जाएगा, प्रॉपर्टी सेक्टर में बेहतरी आएगी? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उमर इकबाल ख्वाह साहब, सीनियर एडवोकेट है, माहिर टैक्स अमूर है। अच्छा उमर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तनाजर में अब जो सेल टैक्स की लायबिलिटी है वो किस तरह फिक्स होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी दो बड़े क्रूशल मामलात में अपने फैसले दिए हैं और दोनों ही मामलात में उन्होंने महकमे के खिलाफ फैसले दिए हैं। पहला फैसला है ताज इंटरनेशनल लिमिटेड का। तो अरसा पहले लाहौर हाई कोर्ट ने ये तय किया था कि अगर किसी ने को फ्रॉड किया है या किसी के खिलाफ आप FIR या फौजदारी कार्रवाई करना चाहते हैं तो पहले उसकी सिविल लायबिलिटी तय करें और उसके बाद उसके पास FIR कटवाएं। इस मामले पर महकमे ने हजारहा अपील सुप्रीम कोर्ट तक गई हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड करने के बाद कहा है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि पहले सिविल मामलात फैसला करें, सिविल लायबिलिटी तय करें, उसके बाद फौजदारी कवानीन पर अमल करवाएं। यानी कि फैसला पहले इस पे हाई कोर्ट का मौजूद है, उसको बहाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। महकमाना जो अपील थी वो खारिज हो गई। इससे ये बहुत बड़ा मसला बन रहा था। लोगों के खिलाफ हरासांगी कार्रवाइयां करते थे, किसी के खिलाफ फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस को तय करते थे, उसके बाद बंदे उठाना शुरू कर देते, तो उसको काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। इसका मतलब सबसे पहले जब ये सेल टैक्स में ये कार्रवाइयां महकमाना होती थी, हाई कोर्ट ने एक्शन लिया, उस पर कोई अपील गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे साहब बड़े देर बाद फैसले होते हैं। इतनी देर में महकमाने ने जो कार्रवाई थी वो बंद रही थी, ये चलती रही? कुछ ही हद तक बंद भी होगी थी, कुछ चल भी रही थी, लेकिन अब फाइनली सेटल होने से टैक्स पे गुजारों को, रजिस्टर्ड पर्संस को बहुत फायदा होगा। अच्छा उमर साहब, इस जजमेंट को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, कह रहे हैं वो ये टैक्स की तारीख में बहुत बड़ी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। असल में अपने नाज़रीन को समझाने के लिए जजमेंट किसकी तरफ से थी? जिस तरह आप ताज इंटरनेशनल की कह रहे हैं, उनकी तरफ से थी या और किसी की तरफ से थी? और इसमें जो प्रेयर थी वो क्या थी और क्या हुआ इसमें? सैयद मंसूर अली शाह साहब ने ये जजमेंट दी थी जब वो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस थे। ऑनरेबल जज साहब ने ये कहा था कि जो महकमा टैक्स गुजारों को हरासा करता है और उनको FIR इंदराज कर देता है बगैर ये तय किए कि इनकी सिविल लायबिलिटी क्या है, तो उन्होंने कहा था ये तमाम FIR उन्होंने सारी की सारी कैंसिल कर दी थी, खारिज कर दी थी FIR। ये कहा था कि पहले सिविल लायबिलिटी तय की। टैक्स पेयर के खिलाफ जो FIR हुई थी वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और कहा था कि पहले सिविल लायबिलिटी का तयन किया जाए, उसके बाद FIR दी जाए। तो अब महकमे ने इस चीज को कंटेस्ट करने का फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील में चला गया, जो कि 5-6 साल पेंडिंग रहा वहां पर, लेकिन अब अल्टीमेटली इसके अंदर ये फैसला है कि ये जजमेंट ठीक थी और महकमे की अपील खारिज कर। अच्छा उमर साहब, इस फैसले के नजर को देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अब जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस है उसका मामला किस तरफ जाएगा? देखिए जी, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट दे दी है। उन्होंने भी इस मामले को तय कर दिया है। ये कुछ मामला इस तरह है कि जब एक तारीख को मैं खरीदारी करता और उसकी इनपुट लेता हूँ तो वो तब तो जिससे मैं खरीदारी कर रहा होता था वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे होता था और उसकी रिटर्न फाइल हो रही होती थी, तो हम उसको स्टेटस देखकर उसे खरीदारी कर लेते थे। सब्सिक्वेंटली वो बंदा जब ब्लैक लिस्ट या सस्पेंड होता था तो महकमा मेरे जो पहले के किए हुए इनपुट के अगेंस्ट भी आ जाता था और कहता था ये भी नहीं आपको मिलना, और मुझसे उस रकम का तकाजा शुरू कर देता था। इसमें क्या हुआ कि ये भी तारिक पॉलीपैक के केस में किसी हद तक लाहौर हाई कोर्ट ने तय कर दिया था कि नहीं भाई, जहां पर उसकी 73 की सेक्शन 73 है जो इनपुट एडजस्टमेंट से रेलेवेंट है, उसकी अगर कंप्लायंस है तो फिर आप वो नहीं मांगेंगे। महकमा ये चीज भी सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट कर रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही शानदार जजमेंट दी है, जस्टिस शाहिद साहब की है, उसमें उन्होंने होल्ड कर दिया कि जहां पर 73 की कंप्लायंस है तो इसमें जो बंदा जब भी उसे खरीदारी की है और चाहे वो बाद में ब्लैक लिस्ट भी हो जाता है तो वो उसका फिर भी इनपुट आपको अलाउ करना पड़ेगा। पूरे साल में हम प्रोग्राम भी करते रहे, खास तौर पर हुकूमत ने और FBR ने इस बार इमसाल में सेल टैक्स को खुसूसी तौर पर फोकस किया हुआ है। कभी कोई SROs आ रहा है, कभी 350 आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, सेल टैक्स में चोरी रोकने के लिए आ रहे हैं। ये सारे मामला चलते जा रहे हैं साल में। क्या वाकई सेल टैक्स में सबसे ज्यादा टैक्स चोरी भी है, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस भी है, सारा कुछ है? तो इस सारे एक्शन जो ले रही है हुकूमत, इसका मुतबादल भी रास्ता आसान है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी है कि हर वक्त महकमा सेल
सेल्स टैक्स का, से फ्लेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का, इस तरह के दीगर मामलात पर बड़ा शिकवा करता है और टैक्स गुजारों के खिलाफ काफी संगीन कार्रवाइयां भी करता है। मैं ये नहीं कहता कि लोग टैक्स चोरी नहीं करते, लेकिन बात यह है कि टैक्स चोरी करने के लिए खाली टैक्स गुजार का इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती। इसमें जब तक कुछ सरकारी मामलात भी ना बीच में इन्वॉल्व हो, कुछ सरकारी लोग भी ना इन्वॉल्व हो, तब तक ये मामला मुकम्मल तौर पर नहीं होता। यानी कि फेक एंड फ्लाइंग जो इनवॉइसेस हैं वो बगैर महकमे के बंदे के आप नहीं बना सकते। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फिर भी महकमे के लोगों को कुछ मार्जिन देना चाहता। अब देखें, मोस्ट रिसेंटली ऐसे हुआ है कि एनेक्स्चर सी एक होता है जिसमें परचेज करता है। पिछले दिनों एक हैरानकुन फ्रॉड पकड़ा गया कि जब वो बंदे ने एनेक्स्चर सी अपलोड हुआ, अब तो देखिए फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब तो जब तक वो बेचने वाला अपलोड नहीं करता, आप तब तक क्लेम ही नहीं कर सकते। अब तो ये हुआ कि वो कुछ ऐसे अंदर मिली भगत से एनेक्स्चर सी अपलोड हुए, 2 महीने बाद डिलीट हो गए। आज तक पता ही नहीं लग सका कि किसने डिलीट किए, किसने अपलोड किए, लोगों ने उसका बेनिफिट लिया। तो कहने का मतलब ये कि ये सरेदस्त जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें तो कोई टैक्स गुजार कोशिश भी करे तो वो इसका कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। उमर साहब, जो ताज इंटरनेशनल की लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फाइनल पोजीशन क्या है? सर, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर आपने किसी के खिलाफ FIR कटवानी है तो पहले ठोस और मुदल्लल किस्म का सिविल लाइबिलिटी का केस बनाए। अगर आपकी सिविल लाइबिलिटी डिटरमिन हो जाती है तो आप 100 बिस्मिल्लाह उनके ऊपर FIR भी कटवाएं। आप समझे कि सारी दुनिया में टैक्स गुजार को एहतराम की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान में एक अलमिया ये है कि मैं ये नहीं कहता कि टैक्स फ्रॉड नहीं होते, चोरी नहीं, लेकिन आपको दोनों चीजों में बैलेंस रखना और जो ओरिजिनल या जेन्युइन टैक्स गुजार है उनका एहतराम भी तो जरूरी है। ये उस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली तय कर दिया है कि आपने किसी भी टैक्स गुजार को बेजा तंग नहीं करना, उससे किसी किस्म के पैसे बटोरने की कोशिश नहीं करना। पहले आपने सिविल लाइबिलिटी तय करनी है, उसके बाद FIR काटनी। वैसे उमर साहब, दुनिया में जितनी तरक्यात ममालिक के मिसाल देते हैं, वहाँ हमें मालूम है कानून को वायलेशन करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। अगर ट्रैफिक का इशारा हमने क्रॉस किया तो हमारा जुर्माना पड़ गया, छूट नहीं है, सिफारिश नहीं है, कानून पर अमल होगा ही होगा और हम रिश्वत दे के नहीं बच सकते। जबकि हमारे पाकिस्तान में उल्टा है सारा कुछ। यहाँ सबसे ज्यादा ईमानदारी यहाँ दिखाई जाती है, सबसे ज्यादा नमाजें भी यहाँ पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा रोजे भी यहाँ रखे जाते हैं और सबसे ज्यादा 2 नंबर तरीके भी इस्तेमाल यहाँ किए जाते हैं। ये क्या वजह? और महकमा खुद करवाता है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान रिश्वत सतानी में तकरीबन दुनिया में नंबर 1 होने जा रहा है। यानी कि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस भी है। लेकिन फिर इंसाफ की जब हम बात करते हैं, इंसाफ में भी तो पाकिस्तान 130 नंबर से ऊपर है। उमर साहब, मसला यही है, यही मसला है कि हमारे मुल्क में जो कहते हैं ना, वो अदालतें फाल नहीं है। अदालतें फाल हो जाए ना तो ये सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे और ये फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ मिल जाया करे। लोग किसी तरह के 2 नंबर तरीके या शॉर्टकट को ना, पहले तो पैसे लेना एक शर्मिंदगी का बायस होता था, रिश्वत लेना शर्मिंदगी समझा जाता था। अब तो हिस्सा मांगा जाता है, ये तो हमारा हिस्सा है। अब तो उसमें फख्र होता है, महसूस होता है वो लेते। अब तो कुछ महकमों में जहाँ तक ये जड़ों तक पहुंच चुकी है, इसको हम किस तरह निकाल सकते हैं? ये जड़ों में कौम के बैठ की है, ये महकमे में नहीं गई खाली। मुझे तो कोई बंदा, कोई महकमा ऐसा नजर ही नहीं आता। उसको इतना मालूम होता है मैं पैसे देने से बगैर मैं अपना काम नहीं करवा सकता। अब आप देखिए, सड़क पे खड़ा किसी का ट्रैफिक चलान हो जाएगा तो वो भी कोशिश करता है कि कुछ ले देकर मामला तय हो जाए। और इसी तरह टैक्स के दफ्तर में कोई जाता है, उसका भी यही कोशिश होती है कि ले दे के मामला को तय किया जाए। असल बात यह है कि अब हमें इतना यकीन हो गया है इस रिश्वत सतानी पर, ना लेने वाला इनकार करता है, ना देने वाला 1 मिनट के लिए भी सोचता है कि वो गलत काम है। इसको अब हम रिश्वत नहीं कहते, ये अब हमारा नॉर्म ऑफ द डे बन चुका है और कारोबार का हिस्सा बन चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा फख्र महसूस करते हैं। अब तो बात ही नहीं रही। अगर तब्दीली लानी है तो ये आम बंदा तो हम तो नहीं ला सकते, आम बंदा तो नहीं ला सकते। अगर आनी है इसमें से महकमों को दुरुस्त करना है, तब्दीली हमेशा टॉप से आती है, लेकिन तब्दीली का तो नाम ही ना लें आजकल, लोग नाराज हो जाते हैं। तारक पॉलीपैक केस लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया है। अब इन फैसलों के बाद जो अपील महकमा में खारिज हुई है, ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी है उनके मामला अब किस तरफ जाएंगे? देखिए जी, इसमें लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा, उन लोगों को खास तौर पर जिन्होंने क्रॉस पे चेक के थ्रू पेमेंट्स की थी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने तो हाई कोर्ट से भी ज्यादा रिलीफ दिया है। हाई कोर्ट ने तो और भी शर्तें लगाई थी कि फिजिकल वेरिफिकेशन देखे डिलीवरी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि सेक्शन 73 की कंप्लायंस देख लें, जो ये कहता है कि जिसने भी 50,000 से ज्यादा की पेमेंट करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है, और जिस बंदे ने थ्रू बैंकिंग चैनल पेमेंट की गई है उसको इनपुट की एडजस्टमेंट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। ये बहुत बेनिफिशियल जजमेंट है और बिल्कुल लॉ को
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट ठीक कर दिया है। देखिए, एक आम टैक्स गुजार के पास तो कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि वो पता कर सके कि जो सामने बेचने वाला उसकी नीयत क्या है या उसका क्या। हमने उसके अंदर एफबीआर के सिस्टम का स्टेटस ही चेक करना होता है। अगर वो एक्टिव है और वो काम कर रहा है और वो उसको अपनी रिटर्न दायर कर रहा है, तो मेरे पास तो मास वाइज के और साथ मुझे वो क्रॉस पे चेक से पेमेंट कर रहा है, मैं उसको क्रॉस पे चेक से पेमेंट करूं, तो और मेरा क्या फर्ज रह गया। यही सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ऐसे बोनाफाइडी परचेजर्स को आप इनपुट से महरूम नहीं कर सकते, चाहे आपने बाद में उनको सब्सिक्वेंटली ब्लैक लिस्ट कर भी दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं। उमर साहब, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा इदारा है, लेकिन हाई कोर्ट में कितने फीसद जो महकमाना अपील होती हैं जो खत्म हो जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कितने फीसद महकमाना अपील खारिज हो जाती हैं? हाई कोर्ट में अगर महकमा 100 अपीलें करता है तो महकमे की 90 के करीब या 85 से 90 अपीलें जरूर खारिज हो जाती है, रिमांड हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा 10% उनको सक्सेस मिले। सुप्रीम कोर्ट में रेशियो इससे भी कम है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा गलती जो महकमाना की जाती है महकमा की तरफ से, जो ऑर्डर किए जाते हैं वो गलत महकमा की तरफ से किए जाते हैं, असेसमेंट ऑफिसर की तरफ से जो गलत फैसले लिखे जाते हैं उनकी वजह से महकमा जीरो पे आ जाता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। महकमाना अफसरानों की ट्रेनिंग ही कोई नहीं है ऑर्डर लिखने की, वो तो इस तरह के नाजायज फैसले करते हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें, कमिश्नर अपील के पास जाकर 70% फैसले उनके खत्म हो जाते हैं। 70% से 80% फैसले सीआईआर अपील पर ही खत्म हो जाते हैं, जो महकमे का अपना अफसर होता है। ये जो बात है ना, ये बड़ी एक अलार्मिंग है। इसके ऊपर देखिए, जब एक वक्त था कि 1997-98 सन 2000 तक ये होता था कि जिस अफसर के 3-4 फैसले खारिज होते थे या अपीलों में पिट जाते थे, उसे एक बकायदा एक्सप्लेनेशन कॉल की जाती थी, एक बकायदा कमेटी होती थी जो उसे पूछती थी कि भाई तुम खाम में लोगों के फैसले क्यों कर रहे हो, तुम्हारे फैसले अपीलों फेल हो जाते हैं। अब मेरे ख्याल में इस वक्त तो वो कमेटी कैसी बननी चाहिए जिसमें चैम्बर के नुमाइंदे हों और साथ एफबीआर के नुमाइंदे हों। साहब, अगर एक 60 अरब का एक ऑफिसर ने, लेकिन वो सवाल करने से पहले एक सीनियर एडिटर या इंस्पेक्टर 16 ग्रेड का वो फैसला करता है। अब तो अपील सिस्टम बदल गया, वो हाई कोर्ट में जाएगा। क्या हाई कोर्ट एक इंस्पेक्टर के फैसले पर या उसके सीनियर एडिटर के वो फैसले पर वो अपने जजमेंट बनाएगा? अफसोस अलमिया नहीं है। वैसे आपकी बात ठीक है कि एडिटर और इंस्पेक्टर 85 से 90% फैसले लिख रहे होते हैं और डीसी साहिबान उस पर दस्तखत कर देते हैं। फैक्ट एंड फाइंडिंग जो कानून है वो ट्रिब्यूनल है, लेकिन उसमें जाने से पहले हाईकोर्ट में चला जाता है केस। अब देखिए, अगर सीआईआर अपील, ये जो मैं कहता हूँ कि हमने इर्तिका के दौर से गुजरना होता है लॉ ने भी। आपने एक अमेंडमेंट के अपील सीधी हाईकोर्ट जाएगी सीआईआर अपील के खिलाफ, मेरे ख्याल में उसका इतना सख्त नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है कि वो सारे के सारे मामला स्टक हो रहे हैं। मेरे ख्याल में जो 2 अपीलों का पहले कॉन्सेप्ट था ना कि पहले सीआईआर अपील की अपील ट्रिब्यूनल में और फिर हाईकोर्ट में, वो ज्यादा बेहतर थी। अब अगर हमें से गलती हुई है और निजाम हम देख रहे हैं कि बजाय रिकवरी होने के और पैसा फंस रहा है, मेरा तो ख्याल है कि बेहतर है कि इस निजाम को बेहतर करे और 2 अपीलों वाले रिवाज। रिश्वत का बाजार है, रिश्वत का दरवाजा खोलता है, फिर वो अफसर का वो फैसला है। अगर वो दुरुस्त है तो फिर करप्शन का बाजार नहीं खोलता। अगर वो गलत है, 60 अरब को किसी को टैक्स लग गया, वो अपील में जाएगा, अपील वालों को पैसा खर्च करेगा, वहां चपड़ा से लेकर ऊपर तक खराजात देगा, अपील से उठ गई फिर वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल में रिश्वत का जो दरवाजा खोला, फिर तो वो एक इंस्पेक्टर के फैसले ने खोला या सीनियर एडिटर के फैसले ने खोला, सारे करप्शन के दरवाजे उसने खोल दिए। और 5 साल बाद पता चलता है हाईकोर्ट से ये तो पहले डिक्लेयर थी, 60 करोड़ अरब का ये तो केस ही नहीं था, ये तो बनता ही नहीं है। वो जितना सफर टैक्स पे ने किया, पैसा जाया किया, टाइम जाया किया, वो भी गया। देखिए, हुकूमत सब कुछ कर रही है लेकिन इस अलमिये को रोकने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि हुकूमत की जो ईयर्स एंड आईज हैं वो अफसरान है। सेल्स टैक्स के निज़ाम में रिश्वत खत्म करनी है तो इसको वैल्यू एडिशन की तरफ ले जाना पड़ेगा और सिंगल डिजिट में लाना, सिंगल स्टेज इसको कहते हैं, सिंगल स्टेज एंड सिंगल डिजिट। आप 6% रेट कर दे, सिंगल स्टेज कर दे, ना कोई इनपुट होगा तो ना कोई ब्लैक लिस्टिंग होगी, ना कोई फेक एंड फ्लाइंग इनवाइस होगी। उमर साहब, उसमें बार बार अफसर कहते हैं जब इसको हम करेंगे तो फिर एक ने बदले टैक्स काट लिया, फिर अगले ने काट लिया, फिर वो किस तरह करेंगे, एडजस्ट किस तरह होगा? कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका सिंगल स्टेज 5% या 6% रेट होगा, उसमें इनपुट की एडजस्टमेंट कोई नहीं होगी। उसका फायदा ये होगा कि हर एक अपनी सेल का टैक्स दे रहा होगा और किसी किस्म का रिफंड का निजाम ही नहीं बनेगा, रिश्वत ही खत्म हो जाएगा, रिश्वत ही खत्म हो जाएगी आपकी। वैसे नेट टैक्स जो जितना है टैक्स वो तो इकट्ठा भी इतना ही होता है, 4-5% ही। फिर आप नहीं समझते। पहले तो आप कह सकते थे कि मैंने बात की यार, अभी इसका कोई वजूद नहीं है। अब पीआर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कहा जी मैं अपना 16% की बजाय 5% रेट करता हूँ ये रेस्टोरेंट्स के ऊपर, जो इनपुट नहीं मांगेगा। यकीन करे उनका रेवेन्यू 8-10 गुना बढ़ गया है इनपुट ना मिलने की वजह से। ये तो खत्म कर दे, ये क्यों कर रहे हैं? ये सारा का सारा यही सिंगल स्टेज होना चाहिए,
ना कोई इनपुट का निज़ाम हो, ना आउटपुट का, ना रिफंड का। इसको मैं कहता हूँ ये फसाद का निज़ाम खत्म कर दे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले, लाहौर हाई कोर्ट के जो हैं, इनके फैसलों के तनाजर में FBI अब इन पर फैसलों पर अमल दरामद किस तरह करवाएगा? FBI अमल दरामद तो नहीं है, उसने अमल दरामद खुद करना है इसके ऊपर। इन फैसलों को रोशनी में अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि इस आर्टिकल 189 के अंदर इस तमाम फैसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आजकल एक अनार्की की सिचुएशन है ना, मुल्क में कोई चीज भी सेटल्ड नहीं है, तमाम इदारे भी परेशान है, मईशत की भी परेशानी चल रही है, सियासत भी बुनचाल में है, तो उसकी वजह से कुछ भी सेटल्ड नहीं है। ऐसे मामलात में इस वक्त मुल्क के अंदर प्रॉब्लम चल रही है जिसकी परेशानी भी है सब लोगों को, ना हम उसके ऊपर सद्देबाब कर रहे हैं। दहशत गर्दी की कार्रवाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जो कि लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है कि रोजाना दर्जनों के हिसाब से अब शाते हो रही है। सही, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा उमर साहब, इन फैसलों के बाद अब टैक्स पेयर को हरासा करना या उनसे पैसे बटोरना मुमकिन होगा? बात तो किसी ने नहीं आना। अब टैक्स गुजार के पास बहुत सारे कानूनी हकूक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला तय कर दिए हैं, अगर कोई उसको हरासा करने की कोशिश करेगा तो वो भी उसके ऊपर जाकर अदालत से रिलीफ ले सकता है, या उस अफसर को भी कह सकता है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पहले मेरी सिविल लायबिलिटी तय करो, उसके बाद मेरे से बात करना। या वो कह सकता है कि भाई मैंने तो तमाम पेमेंट्स क्रॉस पे चेक के शुरू की हैं, मेरी इनपुट एडजस्टमेंट आप डिसअलाउ नहीं कर सकते। इन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद टैक्स पेयर को सबसे बड़ा रिलीफ क्या है जो उसको समझ आना चाहिए, और डिपार्टमेंट के लिए क्या नुकसान है? सर सबसे बड़ा रिलीफ बेजा FIRs नहीं हो सकेंगी। सबसे बड़ा देखिए, बाकी सिविल लायबिलिटी कंटेस्ट की जा सकती है। जब आपके पास अभी रिसेंटली बैंक में ने फैसलाबाद के एक इंतहाई मशहूर एक्सपोर्टर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की और उनसे जबरदस्ती रिकवरियां की, वो लोग डर के दे देते हैं, ये नहीं कि वो इन्वॉल्व होते हैं। एक लिस्टेड कंपनी है, अरबों खरबों रुपए का कारोबार कर रही है और आपने उसके CFO को रात गए उठा लिया है, तो वो बेचारा और क्या करे? वो अपने मालिकों से कहेगा जी सुलह कर लें, कोई बांधो, वो तो बदनामी अलहदा हो जाती है और हरासन की अलहदा होती है। शोहरत में नुकसान, शोहरत का नुकसान बहुत, तो कारोबार भी नहीं कर सकता। इसके मतलब इसमें अब टैक्स पेयर के लिए फायदा है, डिपार्टमेंट के लिए कोई नुकसान नहीं है। डिपार्टमेंट के लिए देखिए, डिपार्टमेंट को चाहिए कि अपना घर सीधा साफ करे। ये डिपार्टमेंट को ये नहीं चाहिए कि आप मुझे बताएं कि जिन लोगों के खिलाफ, जिनकी ये कहते हैं कि बोगस कंपनियां थी, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है कि जिन कंपनियों से, बोगस कंपनियों के ये कहते हैं ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी, उनके खिलाफ आज तक एक आने की कार्रवाई नहीं हो सकी। इन फैसलों के बाद, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद, जो लिस्टेड कंपनी उनके मामला किस तरफ जाएंगे फिर? सर लिस्टेड कंपनियों के मामला भी इसी तनाजर में देखे जाएंगे। बल्कि मैं फिर कहूंगा, मतलब एक अगर लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, उसकी 50 अरब की सेल है, उसके सारे मामला के अंदर कोई ऐसी 40 अरब की परचेज है, 30 करोड़ रुपए की एक ऐसी परचेज निकल आती है जो कि एक ब्लैक लिस्टेड पार्टी की है, तो उसमें उसकी नीयत मुजरिमाना कहाँ आ रही है? उसमें तो उसको पता हो तो वो कभी करे ही ना उससे। आप देखिए आजकल समझने की क्या जरूरत है, व्हाट्सएप के ग्रुप बन गए हैं और ये जो ब्लैक लिस्ट होती है पार्टी, ये बड़ी नामी ग्रामी फर्में होती हैं। अच्छा सर जी, दो जजमेंट का सबसे ज्यादा फायदा किसको है, कौन सा सेक्टर को है? ज्यादा टेक्सटाइल सेक्टर को और पेपर सेक्टर को, इवन स्टील सेक्टर को बहुत फायदा होगा। इवन स्टील सेक्टर को बहुत, यानी दोनों जजमेंट से। और सबसे ज्यादा फिर सेल टैक्स में जो रजिस्टर है उनको फायदा है, उनको बहुत ज्यादा फायदा, रजिस्टर्ड पर्सन को बहुत फायदा होगा। अब महकमा अगर किसी को ऊपर FIR देता है, सबसे पहले उसको क्या मद्देनजर रखना होगा? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, अब वो FIR दे ही नहीं सकता जब तक वो पहले आपकी सिविल लायबिलिटी तय करेगा कि आपने इतने पैसे आपकी तरफ निकलते हैं, जिसके अगेंस्ट आप फौरन अपील में भी जा सकते हैं, और अपील में अगर आप जीत लेते हैं तो वो आपके खिलाफ FIR भी नहीं काट सकता। अगर फैसला वहां से होता है, उसके बाद, फैसले के बाद FIR काटेगा, पहले नहीं काट सकती। इंक्वायरी शुरू होती थी, पहले चौथे दिन FIR काट जाते। बैंकों से पैसे भी बगैर और इजाजत के या वैसे निकाले जा सकेंगे। बात यह कि FIR वाले केस में तो लोग आप खुद अपने बैंक से लाके पैसे दे देते, वो डर के मारे। अच्छा उमर साहब, हुकूमत कई अरसे से या दिनों से, महीनों से कहले प्रॉपर्टी सेक्टर को नवाजना चाह रही है, रिलीफ देने की बार बार बयानात भी आ रहे हैं। कोई एक दो चीजें भी सामने आई जिसमें वो विद होल्डिंग टैक्स को भी खत्म किया जा रहा था, एक्साइज ड्यूटी को भी खत्म किया जा रहा था, 236 के सी पे उस पर कोई बेनिफिट प्रॉपर्टी सेक्टर को दिए जा रहे थे। फिर कहने में देखने में मिला पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खत लिखा है वजीर आजम साहब को ये रिलीफ ना दें, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह वजीर खजाना
रोजाना के बार बार बयान आते रहे प्रॉपर्टी सेक्टर पे। अब जो रिसेंटली जो बयान आ रहा है वो ये आ रहा है, प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स चोरी को रोकने के लिए, टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए जो गलत अपनी असेसमेंट उसमें बताते हैं उनको पकड़ने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाना चाह रही है। आप क्या समझते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने से प्रॉपर्टी सेक्टर में बेहतरी आएगी, टैक्स चोरी को रोका जा सकेगा, ये फाइल सिस्टम क्या होगा? मैं तो ये रेगुलेटरी बॉडीज की ना ये बताब के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। ये ओवर गवर्नेंस पे चला गया मामला है। इस वक्त IMF क्या कहता है, वो कहता है भाई अपना खर्चा कम करो और या अपनी स्पेंडिंग कम करो, इस पे खर्चा कम करो, या फिर ये जो बाकी के टैक्स ज्यादा कलेक्शन नहीं करो। आप ना खर्चा कम करते हैं और टैक्स कलेक्शन के लिए मैं आपको बिल्कुल एक क्लियर बात बता दूं, जो इस वक्त मौजूदा 10, 15, 20 लाख टैक्स पेयर ना उसका आपने खून भी निचोड़ लिया। अब उसमें मजीद टैक्स देने की कोई सकत नहीं रहेगी। अब आप रोज टीवी पर बैठ के मुझे कहते हैं अवाम से कुर्बानी चाहिए, अब अवाम की तो कुर्बानी हो गई है। मैं जब खबर हम साफी हैं 2% पे महंगाई आ गई, जब दवाई लेने के रात बच्चों की मैं गया हूँ, वो जो 100 रुपए की वो शरबत थे वो 300 के हो गए, जो 200 की दवाई आनी थी 1100 की आई है। तो महंगाई कहाँ से कम हो गई? असल में मैं यही तो आपको कह, महंगाई की लोग जब मैं बाजार में जाके अपनी जेब से पैसे खर्चता हूँ तो मैं किसी के दावे पर यकीन नहीं करूंगा। अगर मैं तो तब दावे पर यकीन करूंगा कि अगर जो मैं आज से 4-5 साल पहले 100 रुपए की खरीदारी करता था आज भी उतनी हो जाएगी तो मैं कहूंगा महंगाई खत्म हो। चलो 100 के पीछे 15 रुपए बढ़ गई, चलो 20 रुपए बढ़ गए। अब तो उमर साहब 100 रुपए वाली चीज चली गई 300 रुपए में, फिर उसको अब क्या कर सकता है? वो महंगाई की कैलकुलेशन का मेथड है ना हुकूमत का, ये भी फ्लॉड है। इसके अंदर जो इंडिकेटिव चीजें ये डालते हैं, मसलन उसमें गवर्नमेंट रेवेन्यूज नहीं डालते, उसमें डिफरेंट पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जैसे है, अगर उसको आप काउंट नहीं करेंगे तो फिर आपको रियल कैसे महंगाई का अंदाजा होगा? मैं तो उसके इनके मेथड के ऊपर ही मुझे बड़ा सख्त एतराज है कि ये इनके स्टैट्स ही गलत है। इसका कोई जमीनी इकाई से था। अभी रमजान जब से शुरू है तो यही है, हम सब घर के खर्चे क्योंकि हम तो करते हैं ना, जब 100 लाख तो सलफ देना पड़ता है। हुकूमत के आला उहदेदारों से कहूंगा कि ये आप बार बार कहते हैं, ये आपको फायर बैक करता है, क्योंकि जब लोग अवाम हर चीज देखिए, बाकी ऐसी चीज मैं मान सकता हूँ जो सिर्फ टीवी पर रहती है, महंगाई एक ऐसी चीज है कि मैंने जेब से जब पैसे खर्चने हैं ना तो उसी वक्त मैंने वावेला शुरू कर दिया। तो मैंने उल्टा आपके दावे को देखकर मुझे और शदीद इसके अंदर लोगों को गुस्सा आता है कि यार हमारे महंगाई ने हमें पीस के रख दिया और ये कह रहे महंगाई नहीं रही। तो इसलिए मैं तो अच्छा उमर साहब, अब प्रॉपर्टी सेक्टर की बात आ लेते हैं। वाकई प्रॉपर्टी सेक्टर में आप समझते हैं बेहतरी आएगी, वाकई टैक्स छूट मिल जाएगी, कोई इस तरह मामला था? रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये फजूल बात है, ये सिर्फ और इजाफा होगा। बिल्कुल हर रेगुलेटरी बॉडी अरबों रुपए में पड़ती है। अभी तो हुकूमत ने अपने वजीर भी 50 से ज्यादा लगा ली है। एक तरफ हमें कहते हैं कि आप सादगी करे, किफायत शारी करे, और दूसरी तो हुकूमत अपने अखराजात बढ़ाती जा रही है। ये प्रॉपर्टी की रेगुलेटरी बॉडी से कौन नया 10 अरब रुपए का इस तरह बढ़ रही है। उन्हें पता महंगाई नहीं रही, 2% पे महंगाई आ गई है। अब तो जितनी मर्जी कभी ना बढ़ाने, महंगाई तो नहीं है। सर बात ये है कि वो 2% पर आपको या हुकूमत को समझ आती होगी, मुझे नहीं समझ आती। वो कागजात में तो है। मुझे तो इतना पता है कि मैं जो बिजली का बिल 25 रुपए का खरीद रहा था वो आज भी मुझे 70 रुपए का मिल रहा है। अच्छा फिर सर जी, प्रॉपर्टी सेक्टर में जिस तरह आप सेल टैक्स की आपने कहा था, अगर इसमें बेहतरी लानी है तो इसको सिंगल स्टेज और उस पे ले आए, कलेक्शन बेहतर हो जाएगी। तो फिर प्रॉपर्टी सेक्टर में किस तरह बेहतरी आ सकती है? देखिए जी, प्रॉपर्टी सेक्टर में 2 तरह के मामला है। एक तो है बिल्डर डेवलपर जो बना रहे हैं या वो तो करे प्रॉपर्टी का कारोबार, उसका तो आपको अलहदा से रखना चाहिए सिस्टम कि उनसे कैसे कलेक्शन करनी है, असल कलेक्शन उनसे होनी है। लेकिन मैं फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप बहुत बड़े सेक्टर को खुद ही एग्जम्प्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपकी कलेक्शन कहाँ से है? अब आखिर में ये बताइएगा, प्रॉपर्टी सेक्टर में और सेल टैक्स में जो हमने दोनों चीज़ें डिस्कस की हैं, बेहतरी तरफ कदम रखना है तो दामों से नहीं, नारों से नहीं, हकीकत पर मबनी क्या होना चाहिए? देखिए, प्रॉपर्टी सेक्टर में जब लोग मुझे कह रहे थे ना कि रेट्स कम हो रहे हैं, तो मैं कहता था यार IMF ने ये बात किसी सूरत भी नहीं माननी, क्योंकि इससे और टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। तो वही बात है, आप ये जेली काम करने की बजाय ना ये सोचें कि असल ज़रूरत क्या है पाकिस्तान को। प्रॉपर्टी सेक्टर को ऑर्गेनाइज करें, प्रॉपर्टी सेक्टर से लोगों को रिलीफ दें। ये हुकूमत से ये खाली समझे नहीं टैक्स कलेक्शन की बात नहीं है। प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ 19-20 इंडस्ट्रीज चलती हैं, आपकी सीमेंट चलती है, आपकी स्टील मिलें चलती हैं, आपकी तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है इसके साथ। ये जब तक इस सेक्टर को आप दोबारा से इनको इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, लेकिन इंसेंटिव ये नहीं कि काला पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर दे, बल्कि इंसेंटिव दे वाइट मनी वाले जो जायज़ पैसे वाले लोगों को
को वो इसमें आए और कारोबार करें। इंसेंटिव ये है, ये नहीं कि मैं सोर्स नहीं पूछूंगा। भाई मैं सोर्स क्यों नहीं पूछूंगा? वो लोग पाकिस्तान में लोग टैक्स क्यों नहीं देते? कभी इस पर गौर करें। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते, वो कहते हैं जी टैक्स चोर जो है ना, नहीं वो कहते हैं जी टैक्स चोर हमसे बेहतर है, इसलिए हम टैक्स नहीं देते। उस टैक्स चोर को रखने के लिए हुकूमत ने यार 5 साल बाद एमनेस्टी भी देनी है, उसके बाद उसको नवाजना भी है और उस पर केस भी नहीं बनना, तो वो टैक्स गुजार की हौसला अफजाई कहाँ से होगी? आप टैक्स गुजार की हौसला अफजाई करें, इसको इंसेंटिव दें कि ये जो, बल्कि आपने उल्टा क्या किया, जो टैक्स गुजार अपना टैक्स पेड मनी के साथ प्लॉट खरीदा है उसको 7 ही लगा दिया। इस तरह के फजूल टैक्सेस को डिलीट करें, अबॉलिश करें। 7 ही होने ही नहीं चाहिए। भाई मैंने प्लॉट टैक्स देके खरीदा है, आपको क्या इसमें मैं ना बेचूं या रखूं? मैंने तो अपनी मेहनत मजदूरी करके पैसा। महकमा समझता है जिंदों से तो हम ले रहे हैं, मुर्दों से भी लिया जाए। इस वक्त तो मुर्दों के नाम पर भी नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि ये डेड मनी है ना, जिसको हम कहते हैं मुर्दे है ना, यही चीज़ वो प्लाट पड़ा है। बात सही है कि ये पैसा प्लॉट में जो जाता है। शुक्रिया उमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, हमारा एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अब महकमा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद, जबरदस्त जजमेंट के बाद FIR देने से पहले 100 दफा सोचेगा कि FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और टैक्स पेयर के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन टैक्स देना चाहिए, टैक्स नेट में आपको आना चाहिए। आप टैक्स देंगे तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में अगर हुकूमत वाकई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना चाहती है, उतना अखराजात करने के बजाय वो रिलीफ टैक्स पेयर को दिया जाए, टैक्स रेट को कम किया जाए, और जो इसमें फाइल सिस्टम है प्रॉपर्टी सेक्टर में उनको खत्म किया जाए। जो चीज़ जहाँ नुकसान दे, जिनका सबसे ज्यादा नुकसान आवाम को है, जो आज प्रॉपर्टी आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है, ये हुकूमत को ये सोचने की जरूरत है आम बंदे की पहुंच में किस तरह लाया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।